पूर्वी दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के मरीज। जीटीबी अस्पताल में अभी 9 मरीज, अस्पताल में 32 बेड डेंगू के रिजर्व। प्रशासन हालात पर रख रहे नजर। हेडगेवार अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल के कारण अस्पताल का काम बाधित। 2 घंटे की हड़ताल के कारण अस्पतालों का काम बाधित। एमसीडी चुनाव में बढ़ाई गई खर्च राशि। अब 8 लाख खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी। पहले 5,75,000 रुपए थी सीमा। पूर्व पार्षदों ने रखी खर्च पर अपनी राय। ज्योतिनगर में अपने पड़ोसी के घर में लगाई सेंध। पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। 2 लाख नकदी सहित सोने की छड़ की बरामद। पीठ विहार में श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन। राजा परीक्षित जी के चरित्र का किया गया वर्णन। काफी लोग रहे मौजूद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डेंगू के बढ़ रहे केस को लेकर सीसीएन के रिपोर्टर एरआर चौधरी ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी से बातचीत की। आपको बता दें कि डॉक्टर सुभाष गिरी ने बताया कि हॉस्पिटल में अभी पॉजिटिव मरीज 9 हैं। वहीं हॉस्पिटल में डेंगू से मरने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल में डेंगू के कारण कोई भी मरीज की मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि जीटीबी हॉस्पिटल 1500 बेडों का अस्पताल है। वहीं पर हॉस्पिटल में 32 डेंगू के लिए बेड को रिजर्व किया गया है। तो वहीं डायरेक्टर के मुताबिक अगर आगे इससे अधिक की जरूरत पड़ती है तो वह अधिक संख्या भी बढ़ाई जाएगी। डेंगू का यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि नवंबर में डेंगू डाउन होना शुरू हो जाता है और इस बार भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेंगू के केसेस अब नवंबर में कम होने शुरू हो जाएंगे। यदि हम पिछला आंकड़ा देखते हैं अक्टूबर के दौरान तो यूजुअली डेंगू बहुत स्टैटिक सा ही चल रहा है। आज के दिन डेट की यदि बात करते हैं, मेरा हॉस्पिटल लगभग 1500 बेडेड हॉस्पिटल है। इसके अंदर 9 केसेस डेंगू पॉजिटिव पेशेंट एडमिटेड है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद कुछ दिनों में डेंगू के पेशेंट काफ़ी कम हो जाएंगे और यदि किसी को डेंगू है भी तो उसके लक्षण में कई बार डिमार्केट करना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। पर फिर भी यदि किसी को बहुत हाई ग्रेड फीवर 3 दिन के बियॉन्ड आता है या उसको चक्कर आते हैं या शरीर पे लाल चकत्ते निकलते हैं या उसको गिरने का डर लगता है, बेहोशी होती है, तो उस कंडीशन में उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने आप को इलाज करवाना चाहिए। डेंगू के अंदर बॉडी के अंदर प्लेटलेट कम होते हैं और कई बार प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, जो दोनों के दोनों हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहते हैं, सभी दिल्ली के हॉस्पिटल में, और इसमें उस तरह से कोई घबराने वाली बात नहीं होती। इस बार के सीज़न में वैसे भी हमें मोर्टेलिटी बहुत कम मिली है, यानी कि डेंगू से मौतें नहीं हुई हैं। मेरे अपने हॉस्पिटल में तो डेंगू पॉजिटिव पेशेंट की अब तक कोई भी डेथ नहीं हुई है। हम अच्छी तरह से उनको मैनेज कर पाए। खाली पदों को भरने सहित नई तैनाती या अस्थायी को स्थायी करने सहित कई मांगों को लेकर हेडगेवार अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। आपको बता दें कि दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पर प्रतिदिन 9 से 11 बजे तक 2-2 घंटे की हड़ताल की जा रही है और इस दौरान दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही। मरीजों को डॉक्टर ने देखा नहीं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ से जुड़ी सेवाओं के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा। वहीं आईसीयू और साथ ही इमरजेंसी को इस हड़ताल से दूर रखा गया है, जिससे मरीजों को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। सरकार सुनने को राजी नहीं है। 17 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी लगे हुए हैं। उनके केजरीवाल सरकार ने बोला था कि हम परमानेंट कर देंगे आने से बाद। तीसरी बार सरकार बना चुका है, पर लेकिन अभी तक परमानेंट का सिर्फ आश्वासन रखा है। आगे फाइल को कहीं से पुटअप नहीं किया है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि एलजी के हाथ में, तो एलजी के हाथ में तो आप आओ ना, एलजी के साथ में धरना देते हैं। हमारे पास जो डेटा है, जो हमने डेटा एनालिसिस किया है, उसमें पूरे दिल्ली के अंदर 40% की नर्सेज की शॉर्टेज है। जिस हिसाब से अस्पताल खोले गए हैं सरकार की तरफ से और नए नए अस्पतालों के फीस काटे गए हैं, वो हमारे पीठ पे रख के काटे गए हैं। देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला है कि जिसे हमें अपेक्षा करें कि सरकार हमारी बात सुन रही है। हाँ, सुन रही होगी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं दे रही हमारे रिएक्शन पे।
तो हम तो वेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें नेगोशिएशन के लिए सरकार आमंत्रित करे और हम बैठ के उनसे वार्तालाप करें और ये सभी समस्याओं का समाधान करें। हाँ, अगर सरकार कल हमारा लास्ट 2 घंटे का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, अगर कल हमारी सरकार मांगे नहीं मानती है तो डेफिनेटली हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। 12 साल हो गए, प्रमोशन नहीं हुई, 17 सालों से कॉन्ट्रैक्चुअल वाले लोग काम करे जा रहे हैं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। उससे पहले लोग दिल्ली सरकार ने ही परमानेंट किया था ना, तो फिर अब दिल्ली सरकार ने जब वादा किया था कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट कर देंगे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है और अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। एमसीडी चुनाव की सुगबुगाहट काफी तेजी से देखी जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। जो लोग इस चुनाव में मैदान में उतरने की सोच रहे हैं, वो लोग इस बार 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। पहले 2017 में खर्च की सीमा 5,75,000 रुपए हुआ करती थी। आपको बता दें कि इस पर हमने पूर्वी दिल्ली के पूर्व पार्षदों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। पेपर के रेट, हर चीज़, प्रचार के रेट, हर सामग्री का रेट 4 गुना बढ़ा है। उस हिसाब से सरकार द्वारा जो ये 2017 में 7 लाख रुपए के लगभग था जो प्रचार के लिए दिया जाता था, अब 8 लाख रुपए कर दिए। बहुत कम है, इसे थोड़ी सा और बढ़ाना चाहिए। कम से कम इसको करना चाहिए 12-13 लाख रुपए करना चाहिए, क्योंकि इससे कम में बजट में आप देखिए प्रचार जिस तरीके से होता है उस समय आज जो पेपर का रेट था, जो प्रिंट रेट था वो बहुत कम था 17 में, और आज उसका बढ़ के 2 गुना 3 गुना हो गया। बैनर, पोस्टर, हर चीज। इस बार चुनाव आयोग ने पिछली बार के मुकाबले अमाउंट बढ़ाया है प्रत्याशियों के खर्चे का, जो कि 8 लाख रुपए है, और पिछली बार 5,75,000 रुपए ये दिए गए थे कि, और बहुत सारी चीज़ें भी बढ़ी है। अभी चुनाव 5.5 साल बाद हो रहा है, तो इस बीच कोरोना काल भी आया, जिसके निमित्त बहुत सारी चीज़ें, हमारे काम धंधे बंद रहे, उसकी वजह से भी थोड़ा सा खर्चा बढ़ा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सुझाव है, और ये अकेले चुनाव आयोग का सुझाव नहीं है, ये सभी पार्टियों का सर्वसम्मति से माना गया सुझाव है। तो वहीं दिल्ली सिविल डिफेंस का एक पूर्व कर्मचारी जिसने अपने पड़ोसियों के घर में सेंध लगाई है। दरअसल प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने गली का मुआयना किया और करीब 2 बजे गेट तोड़कर घर में सेंधमारी की। 2 लाख नकदी सहित 60,000 और साथ ही गोल्ड ज्वेलरी पार कर ली। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद नंद किशोर से संपर्क किया गया, जो पहले एक सुनार के रूप में काम किया करते थे। आपको बता दें कि वहीं ज्वेलर्स उन्हें करोल बाग ले गए, जहां उन्होंने अपने एक जाने माने जौहरी से गहनों को पिघलाकर सोने की पट्टी का आकार दिया। सोने की पट्टी के एक हिस्से को काटकर दिलशाद उर्फ बादशाह ने भी रख लिया और बाकी जौहरी को नगद रुपए बेच दिए। साथ ही आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार के दुर्गा मंदिर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के तीसरे दिन राजा परीक्षित जी के चरित्र का वर्णन किया गया। सभी श्रद्धालु वहां पर देखने पहुंचे और जमकर हिस्सा भी लिया। भजनों और प्रसंगों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। विशेष है परीक्षित के चरित्र के बारे में, जो परीक्षित जी ने उनका कैरेक्टर है भागवत को लेके, उसको स्वामी जी ने आज विवरण करना है, उसके बारे में सबको ज्ञान देना है कि परीक्षित का कैरेक्टर सभी का होना चाहिए, उसको लेके उनका चरित्र कितना बलवान था, कितना बड़ा था, उसको लेके आज वर्णन किया जा रहा है। भागवत कथा का तीसरा दिन है और लोग भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में लोग बाग विराजमान हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, और जो महाराज जी स्वामी जी बता रहे हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज की जनरेशन के लिए यही कहना चाहूँगा कि सबको जुड़ना चाहिए, भगवान का नाम तो सबको ही लेना चाहिए। हम आए भागवत सुन के हमें अच्छा लगता है, और आज की जनरेशन जुड़ेगी तो आने वाला समय भी उनका अच्छा ही निकलेगा। स्वामी जी का इतना प्रभाव है, इनकी वाणी का इतना ओज है कि जो यंग जनरेशन है काफ़ी मात्रा में आई है और रोज़ जुड़ रही है। इतनी सारी संख्या में लोगों का आना, जिसमें बुजुर्ग तो है ही, बाकी यंग जनरेशन भी बहुत जुड़ रही है। प्रदेश बीजेपी ने दिल्ली में हर
घर संपर्क यात्रा निकाली है और इस दौरान बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी यात्रा में मौजूद रहे। लोगों को घर घर जाकर मोदी जी के सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में किए गए विकास और जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में डीटीसी के बेड़े में शामिल इलेक्ट्रिक बसें भी केंद्र सरकार ने ही दिल्ली में दी है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के पंफलेट के माध्यम से भी उजागर किए। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें बताया गया कि दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं खुला, नया कॉलेज नहीं खुला, नया अस्पताल नहीं खुला, नई बसें नहीं खरीदी। साथ ही दिल्ली को बिजली देश में सबसे ज्यादा महंगी मिलती है और साथ ही ये भी बताया कि दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसती है क्योंकि दिल्ली सरकार ने बढ़ती मांग को पूरा करने का कोई भी इंतजाम नहीं किया। इस भीड़ से समझ सकते हैं कि इनकी जो झूठी नीतियां थी, झूठे आश्वासन थे, इन्होंने जो पब्लिक साथ छल किया, उस छल के विरोध में ये लोग एकजुट होकर के ये संख्या धीमे धीमे बढ़ेगी और इस बार निगम के चुनाव में इनको उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, देखिए, आप ये बताएं कि जिस तरह की मोहल्ला क्लिनिक इनकी है, इन्होंने करीबन 1000 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाई। आज मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में 50-60 मोहल्ला क्लिनिक कोई भी है। उस मोहल्ला क्लिनिक के पीछे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कितनी दवाइयाँ परचेज की इन्होंने, कितना जो ठेके कंस्ट्रक्शन के दिए होंगे, वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और आज देखिए, कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी, पूरे देश में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी मनुष्य को हुआ, जो डेथ हुई, वो देश की राजधानी दिल्ली में हुई। जब ऑक्सीजन की ये लोग मतलब ये बड़ी ये स्वास्थ्य और शिक्षा की बात पूरे देश और दुनिया में बात करते हैं, लेकिन इनका हेल्थ का मॉडल की मैं वो जो इनका एग्जाम्पल इनका जो था वो कोरोना की दूसरी लहर में था। आज भी लोग यहाँ के प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड है, जो भारत सरकार के जो बड़े अस्पताल है, चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो, मौलाना आजाद हो, उन पर डिपेंडेंट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक जन जन भाजपा हर घर भाजपा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि एक पत्रक और एक झंडा प्रति घर में जो है हम लोगों को देना है और ये प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम होना है। तो उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। संख्या में क्या कार्यकर्ता तो साथ चलते हैं, लेकिन जो जिस घर में हम जा रहे हैं, हमारा जो पत्रक है, उस पत्रक में दिल्ली सरकार की क्या क्या नाकामियाँ हैं और क्या क्या इन्होंने वादे किए थे जनता से और कैसे जनता को इन्होंने ठगा है, वो उस पत्रक में सब विस्तार से लिखा हुआ है। ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हम एक पत्रक है, ये हम आज घर घर बांटेंगे और झंडे बांटने का हमें ये अभियान दिया गया है। और वैसे तो ये काम हम 3 दिन से कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग उनको जब वो यहाँ आ जाएंगे तो हमारी ये बहन कांता डोगरा जी हैं, पहले उनके घर पे झंडा लगाएंगे और फिर हम ये काम आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट जिले के ज्योतिनगर में लगातार लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एडिशनल डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि एक महिला से 31 अक्टूबर को उसके घर के बाहर गर्दन दबाकर ईयर रिंग लूटने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस तरह से बुजुर्ग महिला को शिकार बनाने वाले बदमाश मोन्टू को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने ईयररिंग गिरवी रखकर हासिल किए गए 4830 रुपए भी बरामद किए हैं। ये गोकलपुरी का रहने वाला है, जिस पर पहले से लूट, आर्म्स एक्ट और चोरी समेत कुल 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। पीड़िता का दावा है कि आरोपी 2 थे। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने पीड़िता के घर के करीब लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली। एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी कैद मिले, जिनकी पहचान पीड़ित महिला ने की और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर जांच करनी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में छत पर 2000 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, जिसमें 19,200 एरिया वर्ग मीटर में लगने वाला यह संयंत्र दिल्ली का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहलाएगा। एपीएमसी की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाकर बोर्ड को भेज दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द संयंत्र का काम शुरू किया जाएगा। गाजीपुर सब्जी मंडी एरिया में 12 ब्लॉक की 24 छत है। संयंत्र का पूरा खर्च टेंडर लेने वाली कंपनी को ही करना पड़ेगा। 25 साल तक संयंत्र की देखभाल भी संयंत्र लगाने वाली कंपनी ही करेगी। संयंत्र लगने से सालाना 26 लाख यूनिट का उत्पादन होगा और साथ ही सब्जी मंडी की सालाना बिजली खपत 2 लाख यूनिट है, जिससे बाकी बची 24 लाख यूनिट को बेचकर सालाना 42 लाख से अधिक की आमदनी होने का अनुमान है। मंडी के व्यापारियों ने भी इस परियोजना पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि परियोजना से व्यापारियों को फ्री बिजली मिलेगी, साथ ही 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से पैसा भी मिलेगा, जिससे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। सर, ऐसा है, जो सोलर प्लांट पास करके हमने भेजा है बोर्ड में, वो ऐसे हर दुकान को बिजली फ्री मिलेगी और जो एपीएमसी को 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब जितना बचेगा उसको अलग देंगे वो वहाँ पे। और जो आपकी बिजली हमारा बिल आ रहा है 8,000, 10,000, 7,000, वो हमारा बिल ख़त्म हो जाएगा। तो वो सोलर प्लांट जो है
अब बोर्ड में भेज दिया, बोर्ड से शायद टेंडर कर रहे हैं, जो कम से कम हमें वो ज़्यादा फायदा देगा उसको वो मिल जाएगा प्लांट। अच्छा ये बताइए, दिल्ली का सबसे बड़ा प्लांट यही होगा, इससे बड़ा प्लांट कोई नहीं है सोलर प्लांट। आमदनी तो बस अभी आमदनी का तो ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमें ये कहा गया कि 50 पैसे यूनिट APMC को मिलेगा, हमें बिजली फ्री मिलेगी और जो लाइटिंग वाइटिंग है सारी बिजली फ्री रहेगी। सोलर पैनल लग जाता है तो व्यापारियों के लिए क्या, आढ़तियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एक जो हमने इतना बिजली के बिल देते हैं वो हमारी बचत होगी, उसके अलावा कुछ बिजली बचाई जाएगी, उसके भी पैसे हमारे को मिले ना मिले सोलर प्लांट वालों को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये बहुत जल्दी लगना चाहिए, अगर ये डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने लिया है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। पूर्वी दिल्ली के कुछ वार्डों में कूड़ा ठीक से नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। 4 से 5 दिन के बीच में गाड़ियां आती हैं कूड़े को उठाने के लिए, लेकिन यमुना पार में कूड़ा उठाने में हो रही लापरवाही से MCD ने मेट्रो कंपनी पर जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने भी इसमें अपनी गलती मानी है। फाइनल रिपोर्ट पेश करते समय MCD ने पैसों में कटौती की है। वहीं जब हमने गीता कॉलोनी के लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि हमारे वार्ड में तो कूड़ा उठाया जा रहा, तो वहीं पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि टिब्बर आ रहे हैं, लोगों के घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है। बिल्कुल ये जानकारी में आया है कि मेट्रो वेस्ट कंपनी ने कुछ टिप्पर कम किया है। जब हम निगम में थे तो एक वार्ड के अंदर 8-8, 9-9, 10 टिप्पर चलते थे, लेकिन अब उनकी संख्या कहीं 5 है तो कहीं 6 है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे, क्योंकि दिवाली का सीजन था, कूड़ा बहुत अधिकता में था, वहाँ पे ट्रॉलियाँ भी लगाई, ट्रॉलियों के माध्यम से कूड़ा उठाए। सफाई व्यवस्था चल रही है, क्योंकि अभी आपको मालूम है दिवाली हो गई है, दिवाली में कितना कूड़ा निकलता है। जैसे 2000 मीट्रिक टन डेली का कूड़ा निकलता है तो दीपावली में 3000 साढ़े 3000 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है, वो एक चैलेंजेबल हो जाता है। आप जाके देखिए सफाई व्यवस्था चल रही है, घर से कूड़ा उठ रहा है, टिप्पर लगातार आ रहे हैं, दिन में भी टिप्पर आते हैं, रात को भी टिप्पर आते हैं। जुर्माना क्यों लगाया गया? जुर्माना इसलिए लगाया गया, कहीं पर शिकायतें आई, क्योंकि ये कहा गया कि ये एग्रीमेंट में तय है कि यदि सड़क पे कहीं कूड़ा दिखाई देगा तो उसको फाइन लगेगा, 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। कूड़ा तो उठता ही है रोज़, ये हो सकता है क्योंकि ऐसा तो होता है दिवाली के जो आसपास के 15 दिन होते हैं, इनमें घरों में और जो व्यावसायिक दुकानें वगैरह होती हैं मार्केट में, लोग अपने दुकानों की सफाई कराते हैं तो कूड़ा होता है ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि वो चक्कर कम लगाएं, क्योंकि जहाँ पर वो कूड़ा फेंकेंगे, जो ढलाव कराएं, उनमें भी कूड़े की दिक्कत हो जाती है। कूड़ा डेली उठता है हमारे यहाँ भी, डेली टिप्पर हमारे MCD द्वारा घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं और सुबह शाम कूड़ा उठता है। जहाँ तक कूड़े की राजनीति हो रही है और कूड़ा रोज़ जनरेट होने वाली चीज़ है, मेट्रो वेस्ट कंपनी ने जो टिप्पर लगा रखे हैं वो प्रतिदिन आते हैं और संडे को भी आते हैं और मार्केटों में शाम को भी आते हैं। तो कूड़े का जो दिन प्रतिदिन जो निगम ने सुधार किया है और आज की तारीख में इतने टिपर हैं, और दूसरा जो कूड़े घर बंद करके वहाँ कंपैक्टर लगाए गए हैं, और अभी पिछले 15 दिन में ये दिवाली और त्योहारों का दिन रहा तो थोड़ा कहीं ना कहीं मेट्रो वेस्ट कंपनी की लापरवाही, उनके कर्मचारियों की थोड़ी लापरवाही रही, लेकिन पिछले वक्त के अनुसार अभी बहुत अच्छा इसका डेवलपमेंट हो रही है और बहुत अच्छा सुधार हुआ है। सीमापुर इलाके में एक युवक ने दूसरे युवक से स्कॉर्पियो कार तो ले ली, लेकिन उसकी पूरी रकम अदा नहीं की। इस पर जब विवाद हुआ तो कार खरीदने वाले युवक ने घबराहट में कार स्नैचिंग की PCR को कॉल कर दी। साथ ही पुलिस ने पीड़ित जावेद को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही कई धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। जावेद परिवार के साथ ब्रह्मपुरी इलाके में रहता है, वह पेशे से ड्राइवर है। उन्होंने तुषार से स्कॉर्पियो कार खरीदी थी, जिसकी कुछ रकम देनी अभी बाकी थी। मंगलवार को जावेद उसी कार में पेट्रोल भरवाने गया था, वहां पर तुषार उन्हें मिल गया। उसने बकाया रुपए मांगे तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।